हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो EMRS TGT साइंस के रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और आज का ये हमारा 3rd लेक्चर है जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कल के वीडियो में, कल के नहीं, फर्स्ट लेक्चर में जो हमने आपको कुछ वहाँ पे एक क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है। और देखिए वहाँ पे फिर आप में से किसी ने कमेंट किया कि जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो रॉन्ग है। तो देखिए कुछ भी रॉन्ग नहीं है। NCERT में भी ये पॉइंट मेंशन है। जो आयोडीन होता है एक नॉन मेटल होता है। वैसे तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस, यानी उनमें कोई भी चमक नहीं होती, वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, चमकदार होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। और कुछ भी ऐसा लिखने से पहले कि ये रॉन्ग हो गया, ये हो गया, उसको एक बार देख लिया करिए। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि रॉन्ग हो फिर भी आप मत लिखिए, लिखिए आराम से, लेकिन एक बार उसको जरूर पढ़ लिया करिए कि जो हम लिख रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जो आयोडीन होता है नॉन मेटल होता है और लस्ट्रस होता है। वैसे तो जनरली जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कल हम डिस्कस कर ही चुके थे। सिनेबार जो होता है ये किसका और होता है, ये होता है, हमने क्या बताया था आपको, मर्सी, यानी मरकरी का जो है सिनेबार ये क्या होता है, और होता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एनहाइड्रस सॉल्वेंट दैट डिजॉल्व्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। आपको बताना है एनहाइड्रस सॉल्वेंट जो कि क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजॉल्व कर लेता है, घोल लेता है अपने आप में। तो देखिए एनहाइड्रस, जहां भी एनहाइड्रस वर्ड आएगा इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि वहां पे वाटर नहीं है। क्या है, वहां पे वाटर नहीं है, यानी लैक ऑफ वाटर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है बेंजीन, फॉस्फोरस, कार्बन या फिर पोटेशियम, इसमें से कौन सा एनहाइड्रस सॉल्वेंट है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बेंजीन होता है। इसको आप जो है याद रखना। तो यहां से इसको एक बार देख लीजिए क्या है, एनहाइड्रस मीन्स नो वाटर कंटेनिंग मटेरियल, यानी जो भी मटेरियल है अगर उसमें वाटर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस मीन्स, यानी सॉरी एनहाइड्रस। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जहां पे वाटर नहीं है एनहाइड्रस सॉल्वेंट हो जाएगा। एनहाइड्रस सॉल्वेंट आर ऑलवेज दैट डू नॉट कंटेन अ वाटर कंसंट्रेशन इन देम, ये तो हो ही गया। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन इज एन एनहाइड्रस सॉल्वेंट। बेंजीन कैन बी कलरलेस, लाइट येलो इन कलर। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, C6H6 होता है। ये एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जहां पे हाइड्रोजन कार्बन का मिक्सर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए जो बेंजीन होता है ये टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कैंसर काजिंग एजेंट भी ये हो सकता है, यानी ये कॉज करता है ल्यूकीमिया। तो इसको भी आप जो है याद रखना। और देखिए ये किसके किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एनिलीन हो गया, फिनॉल हो गया, पॉलीस्टाइरीन, इथाइल बेंजीन, स्टाइरीन। तो इन सब पॉइंट को भी आप थोड़ा थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई कुकिंग इन प्रेशर कुकर इज डन फास्टर कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल मेथड। यानी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम प्रेशर कुकर में खाना पकाएं तो वो जल्दी क्यों पक जाता है। यहाँ पे आपको इसका रीजन देना है। तो क्या है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इनेबल्स फास्टर कुकिंग, या फिर डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इनेबल्स फास्टर कुकिंग, हाई प्रेशर एंड लो बॉइलिंग पॉइंट इनसाइड द कुकर इनेबल्स फास्टर कुकिंग, या फिर नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बट हाई स्टीम इनसाइड द कुकर इनेबल्स फास्टर कुकिंग। तो कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है ये हमको बताना है। तो देखिए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दें, यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर उसको हम डिक्रीज कर देंगे तो खाना तो जल्दी पकेगा ही नहीं। यानी जहां जहां पे डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर लो बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई है वो तो हमारा होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज ही ना हो। बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होने की वजह से ही जो कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पकता है। लेकिन आप याद रखना वहां पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इनेबल्स फास्टर कुकिंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाइड्रोजन बॉम्ब एंड द यूरेनियम बॉम्ब आर बेस्ड रिस्पेक्टिवली ऑन, यानी जो हाइड्रोजन बम होता है और जो यूरेनियम बम होता है ये किस पे बेस्ड होता है, किस पे आधारित होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, फिजन एंड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, जियोथर्मल फिजन एंड फ्यूजन, जियोथर्मल फ्यूजन एंड फिजन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप याद रखना, जो जितने भी बम बनाए जाते हैं चाहे वो हाइड्रोजन बम हो या फिर यूरेनियम बम हो, वो जो है बेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर फिजन में। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसमें फ्यूजन होगा किसमें फिजन होगा। तो देखिए अभी तो यहाँ पे आपसे कंबाइन करके पूछ लिया गया कि हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम किस पे बेस होता है। तो जो हाइड्रोजन बम होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस होता है, जो यूरेनियम होता है वो फिजन पे बेस होता है। तो अगर आपसे ये अलग से पूछ लेते हैं कि किसमें फिजन होता है किसमें फ्यूजन होता है, तो इसको आप एक ट्रिक से याद रखना। इतना तो आपको पता चल गया कि दोनों में न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर फिजन होता है। अब देखिए आपने एक एक्ट्रेस है, उनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या नाम है, उर्फी। क्या नाम है, उर्फी। इस तरह से उनका नाम है उर्फी। तो उर्फी से याद रखना मतलब अर, यूरेनियम यानी यू आर से क्या याद रखेंगे, यूरेनियम, और फी से क्या याद रखेंगे, फिजन। क्या याद रखेंगे, फिजन, यानी उर्फी। यूरेनियम में क्या होता है, फिजन, और इसका उल्टा कर लेना फ्यूजन। फ्यूजन किस में होता है, हाइड्रोजन बम में। आई होप आपको ये भी लर्न हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पे फ्यूजन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, जियोथर्मल फ्यूजन, फिजन, जियोथर्मल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली ऑर्डर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट। आपको यहाँ पे वेवलेंथ बताना है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, यानी आपको सबसे बड़ा कौन है फिर उससे छोटा उससे छोटा, यानी यहाँ पे आपको घटता क्रम बताना है, उसका डिक्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें तो उसी तरह से अरेंज है, लेकिन अब आपको देखना है कि किसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है, किसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उससे आपको ये लर्न हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो आप याद रखना एक थियरी है जो कि मैक्सवेल की थियरी है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उन्होंने ये पॉइंट बताया था। तो देखिए आप याद रखेंगे, रेडियो में, इसको भी इंग्लिश में लिखते हैं, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी तो टेंशन मत लेना, अभी बस देख लीजिए। रेडियो में आई वचन यू, आई वचन यू एक्स गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग। तो देखिए इसको आप याद रखना, रेडियो में आई, आई यानी मैं, वचन देता हूं यू, या यू यानी तुम, तुमको, ऐसे करके याद रख लेना। बस हमको तो याद होना चाहिए, थोड़ा सा टिप्स ट्रिक्स लगा के याद रखने की कोशिश करिए। तो क्या है, रेडियो में आई वचन यू। मान लीजिए कोई अंग्रेज है, उसको ना मतलब हिंदी तो आती नहीं है, इंग्लिश तो आती है, लेकिन वो फिर भी मान लीजिए हम इंडियन को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करता है कि सोचता है इंडियन समझ जाएं, तो वो हिंदी का भी यूज करता है। तो इस तरह से बोल रहा है, रेडियो में आई वचन यू, रेडियो में आई वचन यू एक्स गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग। चैटिंग यानी सी एच होता है ना, तो आप याद कर लेना चैटिंग, यानी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग नहीं करूंगा। रेडियो में आई वचन यू एक्स गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग नहीं करूंगा। इस तरह से आप इसको याद कर लेना। अब देखिए रेडियो से क्या हो जाएगा, रेडियो वेव। क्या हो जाएगा, रेडियो वेव। में से क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव। क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव। आई से क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज यानी IR रेज। और वी से क्या हो जाएगा, विजिबल रेज। क्या हो जाएगा, विजिबल रेज। यू से क्या हो जाएगा, यूवी रेज। क्या हो जाएगा, यूवी रेज। एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स रेज। क्या हो जाएगा, एक्स रेज। जी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, गामा रेज। क्या हो जाएगा, गामा रेज। इसको आप नोट कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्मिक रेज। क्या हो जाएगा, कॉस्मिक रेज। तो ये देखिए ये इसका ट्रिक है। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है, जो रेडियो वेव होता है इसका जो वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो अब क्या करेंगे आप, लेफ्ट टू राइट ये जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखना।
तो आप देखिए, ये तो आपको सीक्वेंस याद ही हो गया, रेडियो में आई वचन यू एक्स गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग नहीं करूंगा। अब यहाँ पे क्या है, रेडियो जो है, रेडियो वेव, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद इसको आप ऑर्डर में अरेंज कर ही लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमको बताना है वेवलेंथ का मतलब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, जो रेडियो वेव होता है, रेडियो में आई वचन यू, तो देखिए गामा पहले आ गया, नहीं होगा। लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट बताना है, यानी इधर जो है सबसे शॉर्ट होगा, इधर लॉन्ग होगा। तो रेडियो यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा होगा रेडियो, यानी रेडियो में हमने आपको बताया सबसे ज्यादा होता है, तो रेडियो यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता तो आप क्या करते हैं, रेडियो में आई वचन और यहाँ पे यू भी हो गया, यू मतलब आई वचन यू एक्स गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग नहीं करूंगा, इस तरह से आप इसको अरेंज कर लेते हैं, चाहे पूरी ही सीरीज यहाँ पे दे दिया होता। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा और लर्न भी हो गया होगा। और आप ये भी बताना, जो इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स टिप्स हम यूज करते हैं, ये आपको कैसे लगते हैं, कि मतलब ऐसे देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे छोटे छोटे से ट्रिक्स लगा के कई सारी चीजों को हम याद यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है यहाँ पे, बर्निंग अ कैंडल, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर फिजन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जहां से रिएक्शन क्या होता है, इवॉल्व होता है, यानी हमको हमको हीट मिलता है। ऐसी कोई रिएक्शन हो जहां से हमको हीट मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जहां पे हमको हीट देनी पड़े, वहां पे हीट यूज हो, उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, in an exothermic reaction the energy required to initiate the reaction is less than the energy released by the reaction। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब, हमने आपको सिंपली क्या बताया, कोई भी ऐसा रिएक्शन जब होता है जहां से हमको हीट मिलती है, यानी वहां से हमको हीट मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या बोल रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन इज लेस देन द एनर्जी रिलीज्ड। यानी मान लीजिए यहाँ पे हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, तो जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पे देनी होती है। क्या करनी होती है, देनी होती है, हीट वहां पे देनी होती है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जितनी हीट हम यहाँ पे इसको देंगे उससे ज्यादा हीट हमको मिल जाएगी। क्या होगी, उससे ज्यादा हीट हमको मिल जाएगी। लेकिन इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट हमको बहुत ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन वहां से हीट हमको बहुत कम मिलता है। तो इसका मतलब ये है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब देखिए इस तरह से मैं आपको स्टेटमेंट वाइज इसको क्यों बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ गया या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो क्या है यहाँ पे, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन इज लेस देन द एनर्जी रिलीज्ड। यानी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है ज्यादा अमाउंट में और यूज होती है कम अमाउंट में बाय द रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए सम एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या क्या एग्जांपल होते हैं इसके। बर्निंग अ कैंडल, यानी जब मोमबत्ती जल रही होती है तो उससे भी हमको क्या मिलता है, हीट। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, अभी हमने आपको बताया हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी बम फटता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा वहां से हीट एनर्जी निकलती है। तो ये भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको आप याद रखना। और यहाँ पे देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इन एन इंडोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन इज लार्जर। यानी यहाँ पे हमको एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में देनी होती है देन द एनर्जी रिलीज्ड बाय द रिएक्शन। यानी जितनी एनर्जी रिलीज होती है उससे ज्यादा हमको यहाँ पे देनी होती है उस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन के, क्या क्या हो जाएगा, इवापोरेशन, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, फोटोसिंथेसिस, मिक्सिंग वाटर विथ अमोनियम नाइट्रेट, मिक्सिंग वाटर विथ पोटेशियम क्लोराइड। तो इन सबको आप ये सारे पॉइंट याद रखना। अभी मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा एक्सोथर्मिक है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इंडोथर्मिक है। इस वजह से हम आपको ये पॉइंट वाइज दिखा देते हैं ताकि आपके दिमाग में वो चला जाए, क्योंकि अगर हम केवल बोलते रहेंगे तो काफी चीजें स्किप हो सकती हैं, लेकिन अगर एक बार आप देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में
कुछ ना कुछ बातें तो चली ही जाएंगी। और हाँ, याद रखिए जो भी हम आपको टिप्स ट्रिक्स बताते हैं उसको आप ना कमेंट में एक बार लिख दिया करिए। जब आप लिखेंगे तो दोबारा से आपको वो याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ सुनते हैं ना, तो हमको लगता है अरे हाँ ये तो बहुत ईजी है, ये तो हमको याद हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो एक बार जैसे वीडियो खत्म हो तो आप सोचो कि मतलब हमने क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया, उसका सीक्वेंस वो भी लिख सकते हैं। हमने आपको उर्फी वाला एग्जांपल दिया, उसको लिख सकते हैं। जैसे हमने आपको कल और में बताया था ट्रिक्स, उसको लिख सकते हैं। और खुद से भी कुछ चीज़ों को लर्न करने के लिए ऐसे अपने मतलब ट्रिक्स बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है ये ट्रिक्स कहीं मिल जाते हैं, वो हम कुछ चीज़ें होती हैं जो मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ती हैं। तो अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसे कोई ट्रिक्स आए कि अरे हाँ इसको तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, तो उसको लिख दिया करिए, इससे दूसरों का भी हेल्प हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, बर्निंग अ कैंडल, कैंडल जलेगी तो भी हमको हीट मिलेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो भी हीट मिलेगा, न्यूक्लियर फिजन होगा तो भी हीट मिलेगा। लेकिन डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर में क्या होता है, यहाँ पे ये इंडोथर्मिक होता है, तो इसको याद रखना। तो क्या हो जाएगा ACD, क्या हो जाएगा ACD ओनली, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, यानी जो आइसोटोप होते हैं, जो एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, इनके बीच में क्या सिमिलरिटी होती है ये आपको बताना है। सिमिलरिटी बिटवीन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो देखिए हमने आपको कल जो बताया था, हम किसी भी एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, इस तरह से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बेस पे जो हम लगाते हैं वो क्या होता है हमारा, वो होता है एटॉमिक नंबर। और इसके अपेक्स पे, इसके सर पे जो लगाते हैं वो क्या होता है हमारा, मास नंबर, क्या होता है, मास नंबर। तो देखिए आइसोटोप, एक होता है हमारा आइसोटोप और एक टर्म होता है आइसोबार, क्या होता है, आइसोबार। तो आप आइसोटोप आइसोबार दोनों को याद रखना। और एक होता है आइसोन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आइसोटोप और आइसोबार की। जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, उसमें क्या सेम होता है, उसमें सेम होता है एटॉमिक नंबर, क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर। लेकिन जो आइसोबार होता है यहाँ पे क्या सेम होता है, एटॉमिक मास, क्या सेम होता है, एटॉमिक मास या फिर आप बोलिए एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या फिर वेट। अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो वहां पे मास और वेट दोनों में डिफरेंस होता है, क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। मास को हम m से दिखाते हैं फिजिक्स में, जबकि वेट को हम दिखाते हैं mg से, यानी W = mg से दिखाते हैं। लेकिन आप याद रखना केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों को सेम माना जाता है, क्या किया जाता है, दोनों को सेम माना जाता है। यानी आप एटॉमिक वेट बोलिए या फिर एटॉमिक मास बोलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट में क्या सिमिलरिटी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। अब देखिए इसको भी आप कैसे याद रख सकते हैं। तो आप अपने सिर पे कुछ रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भार रखे हुए हैं, क्या किए हैं, भार, मतलब सिर पे भार लिए हुए हैं, यानी कोई भारी सा चीज लिए हैं, भार लिए हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो देखिए आइसो बार, बार भार, बार भार, मतलब बार भार, इस तरह से आ रहा ना, थोड़ा सा प्रोनाउंस करिए तो क्या हो रहा, बार या फिर भार, बार भार, बार भार, आइसो भार, ऐसे ना। तो हम अपने सिर पे लेते हैं क्या, भार। तो सिर पे क्या होता है, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। तो आइसो बार में क्या सेम हो जाएगा, एटॉमिक वेट। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। और आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। और यहाँ पे अगर आइसोन्यूट्रॉनिक की बात करें तो वहां पे न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो इन सब पॉइंट को आप याद रखना। और अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो कहीं भी तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो इन सब पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन द एयर आर कॉल्ड, यानी जो सॉलिड है या फिर लिक्विड पार्टिकल हैं जो कि एयर में डिस्पर्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं या फिर एरोसॉल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है।
तो देखिए ये क्वेश्चन कल भी हमने डिस्कस किया हुआ था, वहां पे पूछा हुआ था स्मोक किसका एग्जाम्पल है, तो हमने क्या बताया था, एरोसोल का। और देखिए इसी क्वेश्चन को आज उलट के कैसे पूछ लिया गया कि जब हम सॉलिड या फिर लिक्विड को एयर में जो है जब वो डिस्पर्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उससे क्या बनता है। तो देखिए ये हो गया सॉलिड। और एयर की बात करें तो एयर क्या होता है, एक तरह का गैस होता है, यानी गैसों का मिक्सर होता है। तो क्या हो गया, एयर क्या हो गया, गैस। तो सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है जब हम किसी भी सॉलिड को गैस में डिस्पर्ज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पे क्या फॉर्म होता है, तो वो होता है एरोसोल्स। क्या होता है, एरोसोल। और एरोसोल का एग्जाम्पल क्या होता है, स्मोक। क्या होता है, स्मोक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एरोसोल्स। क्या होगा, एरोसोल्स। और अगर हम लिक्विड को मिक्स करें तो क्या होगा, यानी अगर हम लिक्विड मटेरियल को लिक्विड में डिस्पर्स कर दें तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, इमल्सन। क्या होगा, इमल्सन। तो जो हमने आपको लिस्ट शेयर किया हुआ था टेलीग्राम पे, उसको आप जितने भी लिस्ट शेयर होंगे उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस व्हेन मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हु प्रपोज द एबव लॉ। ये एक लॉ है, तो जितने भी लॉ होते हैं उसका आप कुछ कीवर्ड याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे देखिए चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है या फिर लुसेक लॉ है। तो यहाँ पे देखना आप, इसको भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, तो जितने भी पॉइंट है उसको याद कर लेना। और इसका मुझे तो ट्रिक आपको अलग से मैं इसको शेयर कर दूंगी, तो वहां से पढ़ लेना। तो चलिए अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए यहां हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन में हमारे क्या क्या है, एक है चार्ल्स लॉ, एक है बॉयल्स लॉ, एक है गै-लुसेक लॉ और एक है एवोगाड्रो लॉ। तो अब यहाँ पे देखिए चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसेक लॉ, एवोगाड्रो लॉ। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसको भी ध्यान से सुनना। मैं कुछ कुछ ट्रिक्स से बताऊंगी ताकि आपको ये लर्न हो सके। तो देखिए जो चार्ल्स लॉ है इसमें क्या होता है, जो चार्ल्स लॉ है उसमें जो चार्ल्स साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बताया कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, क्या रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको आप याद रखना। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे ये देखिए। तो दिल्ली का नाम आप सबको पता है, तो उसमें एक जगह है, यानी दिल्ली में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सीपी बहुत ही फेमस है, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो भी आप इसको कैसे याद रखेंगे, सीपी। क्या होता है, सीपी, यानी जिसको हम बोलते हैं कनॉट प्लेस। क्या है, सीपी। तो यानी चार्ल्स लॉ में क्या होता है, पी कांस्टेंट होता है, चाहे याद कर लेना सीपीसी, यानी चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए बॉयल्स लॉ में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो आप देखेंगे बायो में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। क्या पढ़ते हैं, बीटी कॉटन, या फिर इसको सिंपली आप याद रख सकते हैं बीटीसी से, यानी जो हम डिप्लोमा करते हैं बीटीसी, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं बीटीसी। यानी बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किसमें क्या कांस्टेंट होता है, इससे भी आपको क्वेश्चन बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट की बात हुई है यानी ये बॉयल्स लॉ है, प्रेशर कांस्टेंट की बात हुई है यानी ये चार्ल्स लॉ है। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी बीटीसी। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप सोचेंगे इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो यहाँ पे रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है, और वॉल्यूम प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली होता है। वॉल्यूम टेम्परेचर भाई और वॉल्यूम प्रेशर क्या है, दोनों दुश्मन है, यानी वीपी दुश्मन है, वीटी दोस्त है, बीपी दुश्मन है।
दोस्त हैं तो साथ साथ चलेंगे, यानी अगर V बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, V घटेगा तो T घटेगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। लेकिन इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, इनको हम मान लेते हैं कि दुश्मन हो गए। तो VT क्या होता है, ये दोनों दोस्त दोस्त हो गए, यानी साथ बढ़ेंगे साथ घटेंगे। BP क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, दुश्मन हो गए। अगर दुश्मन आपके सामने आ जाए तो क्या होता है, आपका BP लो हाई होने लगता है, तो BP होता है, लेकिन आप इसको याद रख लेना VP से। अभी मैं आपको समझाने के लिए कई बार रिपीट करी हूँ तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखिए अभी तक मैंने आपको बस इतना बताया। जो चार्ल्स लॉ होता है उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो VT जो है यहाँ पे यानी वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी एक लाइन आप याद रखेंगे। आप शॉर्ट नोट में भी ऐसे ही लिख सकते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गेलुसेक लॉ में क्या होता है, इसको देखिए। तो गेलुसेक लॉ में यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो लुसेक क्या है, लुसेक यानी L, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसको कैसे याद रखेंगे, लब से इसको याद रख लेना। लब यानी यहाँ पे लुसेक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो V है यानी वॉल्यूम है, जो प्रेशर है, दोनों ही टेम्परेचर के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन आपस में यानी V और P आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इन सब पॉइंट को आप जो है याद रख लेना। और जो एवोगाड्रो लॉ है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये कौन सा लॉ है, ये हमारा क्या है, यही है हमारा एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस व्हेन मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल सी ATP, ये A फॉर एवोगाड्रो, T फॉर यहाँ पे टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो अभी देखना आपको अब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया CPC, उसके बाद क्या बताया BTC, उसके बाद क्या बताया ATP, और क्या बताया लब। तो जो C फॉर चार्ल्स लॉ, B फॉर बॉयल्स लॉ, A फॉर एवोगाड्रो लॉ, L फॉर लुसेक लॉ। तो जो चार्ल्स लॉ होता है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और जो एवोगाड्रो लॉ है यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो गया, और लुसेक में क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। जब यहाँ पे चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हुआ, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जब यहाँ पे कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम बचा। तो इनमें जो है रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एवोगाड्रो लॉ में क्या है, टेम्परेचर प्रेशर जब दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर पार्टिकल, ये हो जाएगा। और यहाँ पे गेलुसेक लॉ की बात करें तो लब यानी जो लुसेक लॉ है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे आप सिंपली क्या याद रख सकते हैं, एक बात कि जो वॉल्यूम होता है ये भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, जो प्रेशर होता है ये भी जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन V और P ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना। मैंने बहुत देर तक समझाया हो सकता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा होता ना, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको यही समझ नहीं आता किसमें क्या कांस्टेंट है, किसमें क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इनवर्सली है। इस वजह से मैंने इतना टाइम लगाया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ एक काम करना, जितने भी ट्रिक्स मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा दे रही हूँ उसको एक जगह जो है आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, उसको रिवाइज कर लेना, और एक बार क्या करना, कमेंट में भी लिख देना, ताकि आपका 2-2 बार रिवाइज हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्कली मेटल्स कैन, जो एल्कली मेटल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स, इजिली गेन इलेक्ट्रॉन्स, वेपोराइज एट रूम टेम्परेचर, या फिर बी हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब आप यहाँ पे बात क्या हो रही है, मेटल्स की, चाहे वो एल्कली मेटल हो चाहे एल्कली अर्थ मेटल हो, दोनों ही मतलब थोड़े से तो डिफरेंस होते हैं, लेकिन मेटल्स क्या होते हैं सिंपली आपको ये बताना है। मेटल की जब हम बात करें, कल मैंने आपको बताया था मेटल में क्या क्या आते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के हालीना, एक सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ली ना क रब स फर, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं,
एल्कली मेटल्स होते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि एल्कली मेटल्स कैन, अब जब आप लिथियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होता है, ये होता है 2 and 1, और सोडियम की बात करें तो 2 8 1। पोटेशियम का भी इसी तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें सोडियम की तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है एक्स्ट्रा बच गया। तो ये क्या करना चाहेगी, ये तो सोचता हमारे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो 8 कब होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो आप याद रखना जो एल्कली मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बहुत सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, टिन है। तो आपको बताना है मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। तो देखिए कल मैंने आपको बताया था मलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ये किसका प्रॉपर्टी होता है, मेटल्स का। किसका, मेटल्स का। तो डक्टिलिटी और मलिएबिलिटी दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमने आपको बताया था मलिएबल यानी जिसको हम पीट के एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकें, एक पतले थिन शीट के रूप में क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, उसको हम बोलते हैं मलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मलिएबिलिटी। और जो डक्टाइल होता है यानी जिस डक्टिलिटी किसको हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास सब्सटेंस है जिसको हम खींच के एक पतले तार के रूप में कन्वर्ट कर सकें, उसको क्या बोलते हैं हम, कि वो डक्टाइल है। तो आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट डक्टाइल मेटल्स क्या होता है, कौन सा है, तो आप याद रखना गोल्ड। तभी तो इसको हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो है डक्टाइल होता है। इसके साथ साथ एक और मेटल होता है हमारा प्लेटिनम, ये भी क्या होता है, डक्टाइल। तो आप याद रखना दो ये जो मेटल हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम, ये क्या होते हैं, मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होते हैं। तो इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी यहाँ पे जो CO2 होता है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, दूधिया कर देता है। कब, मतलब वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखना फ्रेंड्स, जब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ में रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि वो दूधिया रंग का होता है ना, चूना, बुझा हुआ चूना, सिलेक्ड लाइम जिसको हम बोलते हैं। इस वजह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो CO2 होता है, यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है CaCO3। तो ये क्या होता है हमारा सिलेक्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना। तो क्या हो जाएगा, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ड लाइम, यानी हमसे पूछा जा रहा है ड्राई सिलेक्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना, तो उस पे हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस होता है जब हम ड्राई सिलेक्ड लाइम का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ में। किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। तो क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। तो यहाँ पे क्या बनता है, CaOCl2, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको आप याद रखना। और देखिए यहाँ पे है वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, इन दोनों का आप जो है हमको फॉर्मूला लिख के बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक तो बताएंगे वॉशिंग सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और एक बताना बेकिंग सोडा का। इसका जो है आप फॉर्मूला लिखेंगे, साथ में ब्लीचिंग पाउडर का भी फॉर्मूला लिख के बताना, तो उसको कमेंट में टाइप करना। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ये हम पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, तो इसको अभी डायरेक्टली याद रखिए। जब हम, मतलब क्या है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब इस तरह से हमारे पास होता है कुछ, तो उसमें हम जो मथनी से डाल के मथते हैं, यानी क्या होता है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
क्या है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। आइसोटोप आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है क्या है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप तब टैकल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए डॉल्टन्स एटॉमिक लॉ हो गया, रदरफोर्ड्स मॉडल हो गया, थॉमसन मॉडल हो गया। इन सब क्वेश्चन को आप तब टैकल कर पाएंगे जब आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पता होगा। तो आप जो है इसके लिए क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक उठाएंगे और अच्छे से जितने भी, चाहे वो कोई लॉज दिया गया हो, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट हो, तो उससे उसका मतलब क्या क्या जो है कंक्लूजन निकल के आता है, उसके पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ये भी सही है। आइसोटोप आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर, ये भी जो है यहाँ पे सही है। अगर ये आइसो बार होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे सेम मास नंबर हो जाता और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाता। लेकिन आइसोटोप क्या होते हैं, जहां पे सेम एलिमेंट तो होते हैं लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ही पॉइंट रदरफोर्ड्स मॉडल का है, तो याद रखना बोथ 1 and 2। क्या पूछा गया आपसे, करेक्ट है या नॉन करेक्ट, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन यानी वेस्पर थियरी इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग। तो सिंपल सा याद रखना, वेस्पर थियरी जब हम पढ़ते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या करते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल के शेप निकालते हैं। शेप हो गया, ज्योमेट्री हो गई, इन सारी चीजों को बताते हैं। तो सिंपली याद रखिए जो वेस्पर थियरी है वो क्या बताती है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, रिएक्टिविटी, कलर, ये कुछ भी ये नहीं बताता है। कलर बताता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन सब पॉइंट को छोड़िए, जो वेस्पर थियरी है वो मॉलिक्यूल के शेप, या अगर से यहाँ पे ज्योमेट्री दिया होता वो भी सही रहता, तो शेप या फिर ज्योमेट्री को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट फॉर्म्स फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल्स केटायन एंड द सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज। तो देखिए जो मेटल्स केटायन है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड। इसके अलावा देखिए ये आयनिक है, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मेटल, इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी नॉन मेटल। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, यानी हम कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किस तरह से होता है ये देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया, जो Na होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 281 8 2 10 11। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287, क्या होता है 287, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्या हो गया 8 2 10 और 10 7 17। तो इसका जो हो गया ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब मैंने आपको क्या बताया, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहें, हम जो है स्टेबल रहें, कुछ भी काम ना करें। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो Na है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जो क्लोरीन है इसके पास 7 है। ये सोचता हमको एक और मिल जाए तो हम 8 हो जाएंगे, हमारा सब कुछ जो है हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो Na है वो सोचता है ये जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा है इसको कोई ले जाए तो हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 आ जाए तो हमको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो 7 है ये इसको दे देगा, ये इससे ले लेगा, यानी Na के पास से क्लोरीन को मिल गया वो इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, या फिर बोले कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में। तो जो Na पॉजिटिव, जो Na है हमारा मेटल है, जो Cl है ये नॉन मेटल है। या फिर यहाँ पे आप बात करें MgCl की, तो Mg क्या है, मेटल है, Cl जो है नॉन मेटल है। KBr की बात कर लीजिए, KCl की बात, Ki, ये सब क्या है, ये सब हमारे आयनिक बॉन्ड है। अब देखिए जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये क्या होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे जो है म्यूचुअल शेयरिंग होती है। हमने आपको बताया आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है।
यहाँ पे अपने स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं CH4। CH4 क्या होता है, ये हमारा यहाँ इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब आप कैसे चेक करेंगे, जो कार्बन होता है, कार्बन यानी इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 4, 4 to 6 हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन जो होता है, इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ में शेयर करेगा और ये इसके साथ में शेयर करेगा। तो इस तरह से ये अपनी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। या फिर यहाँ पे आप एग्जांपल लेंगे किसका, CO2 का, CO2 का। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारा, कार्बन, कार्बन के पास हमने आपको क्या बताया, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और जो ऑक्सीजन होता है इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। और इधर भी हो गया ऑक्सीजन, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करता है, ये इसके साथ इस तरह से शेयरिंग करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये मतलब यहाँ पे देखिए, ये पूरी तरह से इसको दे नहीं रहा है, बल्कि दोनों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए शेयर कर रहे हैं, यानी यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, ना कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे इसके बीच में, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आई होप आपको ये सारी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, मेटल केटायन और सराउंडिंग सी इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होता है हमारा मेटेलिक बॉन्ड। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। एक मिनट, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको टिप्स ट्रिक्स कैसे लगे, इन सब चीज़ों का फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।